हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इंडिया जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। मैंने एसएससी जीडी से संबंधित आपको पहले भी क्वेश्चंस करवा रखे हैं और साथ ही साथ अभी दिल्ली पुलिस के अंदर भी ज़्यादा समय नहीं रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने के ऊपर ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था, यह किस शासक ने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो यह किस शासक ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका आंसर बताइएगा, किस शासक के द्वारा कहा गया? हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी या बाबर? इसका सही आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी के द्वारा यह बात कही गई थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, ये क्यों कहा गया और कब किस युद्ध के दौरान कहा गया। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। इसका सही आंसर हो गया शेरशाह सूरी। और ये कब कहा गया था? ये कहा गया था गिरी सुमेल के युद्ध में। यह कहा गया था गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ पे हुआ था? पाली में। गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ पे हुआ था? पाली में हुआ था। उस युद्ध के दौरान ये बात कही गई थी। जेतारण पाली, ये भी आपको ध्यान रखने जगह, जेतारण पाली में ये जगह पड़ती है। इस दौरान ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? ये भी कई बार पूछा जा चुका है। 1544 में हुआ था। गिरी सिमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी। सामने कौन था इनमें? सामने था मारवाड़ का शासक मालदेव। मारवाड़ का शासक कौन था? मारवाड़ का शासक मालदेव। इनके बीच में हुआ था, यह युद्ध हुआ था। और इसमें मालदेव के शासक कौन? मालदेव के शासक, जो मारवाड़ का शासक था मालदेव, उनके सेनापति जैता व कुंपा ने बहुत ही चतुराई से युद्ध लड़ा और इतने अच्छे से युद्ध लड़ा कि एक बार शेरशाह सूरी को भी लगने लग गया कि वह उनसे हारने वाला है युद्ध में। इस वजह से उसने ये बात कही थी, युद्ध क्षेत्र में ही बैठे बैठे उसने ये बात कही थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मतलब सिर्फ मारवाड़ जैसे छोटा इलाके के लिए पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका होता था। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग लीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। 1544 का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। जगह कहाँ पे पड़ती है? जेतारण पाली में। किन के बीच में युद्ध हुआ? मालदेव और सामने कौन था? सामने शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए। समर्थ गुरु रामदास, ज्ञानदेव, शंकरदेव या तुकाराम? इसका सही आंसर होगा समर्थ गुरु रामदास। आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछे तो इनका नाम आंसर क्या होगा? समर्थ गुरु रामदास। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं समर्थ गुरु रामदास जी से संबंधित। इनके द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। समर्थ गुरु रामदास जी के द्वारा धरकरी पंथ चलाया गया। धरकरी पंथ चलाया गया। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। धरकरी पंथ किसके द्वारा चलाया गया? समर्थ गुरु रामदास जी के द्वारा चलाया गया। इनका जन्म कब हुआ था? समर्थ गुरु रामदास जी का जन्म हुआ था 1608 में हुआ था। 1608 में। और यह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। उसके साथ साथ में इन्होंने कर्मवाद पर बल दिया था। समर्थ गुरु रामदास जी ने कर्मवाद पर बल दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। किस वाद पर बल दिया था? कर्मवाद पर बल दिया था इन्होंने। उसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान में चाहिए कि मराठा राज्य के निर्माण में सर्वाधिक योगदान समर्थ गुरु रामदास जी के द्वारा ही दिया गया है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। मराठा राज्य के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किस गुरुओं के द्वारा दिया गया? किस आध्यात्मिक गुरु के द्वारा दिया गया? तो समर्थ गुरु रामदास जी के द्वारा दिया गया। और तीर्थ यात्रा को धरकरी और स्वतंत्रता सेनानी में बदल दिया था। इन्होंने संप्रदाय को तीर्थ यात्रा को धरकरी में तथा स्वतंत्रता सेनानी में बदल दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदीवाड़ा किस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चन करने का प्रयास करें। गोदीवाड़ा किस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या धोलावीरा? इसका सही आंसर होगा लोथल। गोदीवाड़ा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा में किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए लोथल से प्राप्त हुआ है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं लोथल से संबंधित जो भी है। तो देखिएगा लोथल से प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ में लोथल की खोज कब की गई थी? 1957 में की गई थी। 1957 में इसकी 1957 में इसकी खोज की गई थी डॉक्टर रंगनाथ राव के द्वारा। रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके साथ में यह अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। लोथल जगह कहां पे पड़ती है? अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात के अंदर पड़ती है। और भोगवा नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, भोगवा नदी के किनारे यह खोजी गई थी। और गोदीवाड़ा
तो गोदीवाड़ा क्या होता है? डॉकयार्ड, जिसको बोला जाता है डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड, डॉकयार्ड, जो कि बंदरगाह के रूप में यूज किया जाता है। बंदरगाह के रूप में सामान को लेकर जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाने वाला गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड कहलाता है, और इसे बंदरगाह भी कहा जाता है। यह लोथल गुजरात में, लोथल गुजरात और अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे देखने को प्राप्त मिला, भोगवा नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। और घोड़े की मृण मूर्तियां भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, घोड़े की मृण मूर्तियां कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। घोड़े की मृण मूर्तियां किस में प्राप्त हुई है? तो लोथल सभ्यता में प्राप्त हुई है। मृण मूर्तियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। मूर्तियां भी लोथल सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है। और किस नाम से जाना जाता है महाभारत का फारसी अनुवाद, वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो महाभारत का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? अबुल फजल, अब्दुल हमीर लाहौरी, बदायूनी या गुलबदन बेगम? इसका सही आंसर होगा बदायूनी के द्वारा किया गया, 16वीं शताब्दी में। बदायूनी के द्वारा किया गया 16वीं शताब्दी में। और रजमनामा किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा, ये किस रूप से जाना जाता है? रजमनामा के रूप में जाना जाता है। रजमनामा के रूप में ये जाना जाता है। इनके साथ साथ में, बदायूनी के साथ साथ में और कौन कौन थे जिनकी भी सहायता से किया गया? नकीब खां, ये भी नाम आपको याद रखने हैं। अगर एबीसीडी में आपको इनमें से किसी नाम मिले तो वो भी आप कर सकते हो। नकीब खां, बदायूनी साथ में था नकीब खां, नकीब खां, साथ में अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, व साथ में फैजी। इनमें से आपको किसी का नाम मिले तो आप कर सकते हैं। मुख्य रूप से बदायूनी आपको देखने को मिलेगा इसका आंसर। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद रजमनामा के नाम से जाना जाता है, और अनुवाद करने वाला कौन था? बदायूनी। साथ साथ में नकीब खां, फैजी का, अब्दुल कादिर, ये सारे के सारे नाम आपको ध्यान में रखते हैं। और 16वीं शताब्दी के दौरान यह कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में घास के मैदान को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल, मर्ग, प्रेरी या पंपास? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बुग्याल। इसका सही आंसर क्या होगा? बुग्याल होगा। और इसको प्यार के नाम से भी जानता है, प्यार है, प्यार, प्यार के नाम से भी इसको जाना जाता है। उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। और मर्ग जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में घास के जो मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है? दर्रों से संबंधित पहले भी मैंने एक क्लास करवा चुका हूं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे दर्रे याद रखने हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए दर्रों की क्लास फिर से लेकर आ जाऊंगा, और ट्रिक के माध्यम से इतना ईजी तरीके से आप याद कर सकेंगे सारे के सारे दर्रे, तो आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर बताइए, लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा कहां स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसका सही आंसर हो गया उत्तराखंड। और उत्तराखंड में एक दर्रा और पूछा जाता है, माना दर्रा, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। माना दर्रा भी बहुत बार पूछा जा चुका है। लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा दोनों के दोनों कहां पे स्थित हैं? और आपको यह ध्यान होना चाहिए, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इससे काफी सारे पहाड़ियों को एक साथ याद कर सकते हैं। उत्तरोत्तर, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, पूर्वी सेवन सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, भारत का पूर्वी जो इलाका है उन्हें सेवन सिस्टर्स के रूप में जाना जाता है, चिकन नेक के रूप में भी जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कौन सी है? नागा पहाड़ियां, ब्रेल पहाड़ियां, पटकाई बूम या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। आपको एक साथ में देखो काफी सारी पहाड़ियां याद करने को मिल गई, नागा पहाड़ियां, ब्रेल पहाड़ियां, पटकाई बूम। अब अपन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कौन कौन सी पहाड़ियां कहां पे स्थित है। नागा पहाड़ियां नागालैंड में स्थित है। नागालैंड से होकर के म्यांमार तक का भाग नागा पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। और इसकी सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम है सारामती। उसका सर्वोच्च चोटी, नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सारामती। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रेल पहाड़ियां। ब्रेल पहाड़ियां आती है नागालैंड में मणिपुर के बीच का जो भाग है, नागालैंड से मणिपुर तक का जो भाग है वह कौन सी पहाड़ियों की कहलाती है? ब्रेल की पहाड़ियां कहलाती है। और जो पटकाई बूम है, पटकाई बूम आती है अरुणाचल प्रदेश के आसपास का जो भाग है,
जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है उन्हें क्या कहा गया है? पटकाई बूम कहा गया है। एक पहाड़ियों के बारे में और आपको ध्यान में होना चाहिए, मिजो पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पे है? मिजोरम के आसपास, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में से पूर्व की ओर जो मिजोरम के आसपास का जो इलाका है उसको मिजो पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ये सारी की सारी पहाड़ियाँ एक साथ याद कर लीजिएगा आप। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप सभी को ध्यान में होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। अलग अलग नदियों के बारे में दे दिया जाता है और इन दो नदियों के बीच का जो हिमालय का भाग है उनको क्या किस नाम से जाना जाता है, ये कई बार पूछा जाता है। तो सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है उसको को क्या नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय या नेपाल हिमालय? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कुमायूं हिमालय। इसका सही आंसर होगा कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में जो भाग है उसे कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, सतलज, सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो भाग है, सतलज नदी के जो बीच का जो हिमालय वाला भाग है इसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं के ऊपर पड़ चुके हैं सतलज और काली नदी के ऊपर जो भाग है वो कुमायूं हिमालय के रूप में जाता है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के ऊपर देखिएगा काली और तिस्ता, काली नदी और तिस्ता नदी, काली नदी और तिस्ता नदी के ऊपर का बीच का जो भाग है वो नेपाल हिमालय के रूप में जाता है। और असम हिमालय के रूप में अपन जान देते हैं तिस्ता नदी और तिस्ता और दिहांग, तिस्ता नदी और दिहांग नदी जिसे ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है, दिहांग नदी जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, उन दोनों के बीच का जो भाग है वो असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की पहाड़ियों को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लघु हिमालय और शिवालिक के पहाड़ियों के बीच का जो भाग है इन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर बताइए। द्वार, दून, द्वार व दून दोनों या उपयुक्त कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा द्वार व दून दोनों। इसका सही आंसर होगा द्वार व दून दोनों। पूर्व में इसे द्वार के रूप में जाना जाता है, पूर्व में इसे क्या कहा जाता है? द्वार में। और दून कब कहाँ कहा जाता है? इसको पश्चिम में इसको कहा जाता है, पश्चिमी जो भाग है उसको कहा जाता है द्वार, दून। पश्चिमी भाग को कहा जाता है दून और पूर्वी भाग को कहा जाता है द्वार। पूर्वी भाग में जैसे हरिद्वार, हरिद्वार, और दून देहरादून, जैसे दून में क्या आ गया? देहरादून। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि पश्चिमी भाग में तो कहा जाता है इसको दून और पूर्वी भाग में इसको कहा जाता है द्वार। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटियों को क्या कहा जाता है? द्वार व दून दोनों कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कहलाती है? नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या कहलाती है? डोडा बेटा, कलसूबाई, कलसूबाई, महेंद्रगिरी, अन्नामलाई? इसका सही आंसर होगा डोडा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आपको ध्यान में होगा डोडा बेटा। और नीलगिरी पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत है जहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों एक जगह पे मिलते हैं, उस जगह पे जो घाट का निर्माण होता है वहां से कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। और उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आपको ध्यान में होगा डोडा बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।